Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 23314444, 23421050 and 23310464. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sparsh Saxena. धन्यवाद। नमस्कार। घड़ी का इशारा हो चुका है शाम 6:30 का और आप सभी श्रोताओं का हम आपके पसंदीदा कार्यक्रम मार्केट मंत्र में स्वागत करते हैं। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित खबरें लेकर हाजिर हैं। जैसा कि आज शनिवार है, आप हमसे शेयर बाजार और आर्थिक मामलों से जुड़े सवाल कर सकते हैं। ध्यान रहे, हम किसी खास स्टॉक और कंपनी विशेष पर चर्चा नहीं करते हैं। आप हमें इन फोन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 23314444, 23421050 और 23310464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर्स पर कॉल करने से पहले एसटीडी कोड 011 यानी 011 लगाना ना भूलें। आज चर्चा के लिए और आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। शरद जी, मार्केट मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वार्म वेलकम शरद। धन्यवाद स्पर्श, थैंक यू सो मच राजेश, और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिनंदन। सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेख। During the week, Sensex drops 152 points, Nifty sheds 110 points. Finance Minister Nirmala Sitharaman says efforts of India and Mexico can strengthen bilateral economic cooperation through diversification. And oil futures fall more than 7% in the week. Brent slips 7%. US WTI down by 8%. इस सप्ताह सेंसेक्स 152 अंक गिरा और निफ्टी 110 अंक नीचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि भारत और मेक्सिको के प्रयासों को विविधीकरण के माध्यम से द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग में मजबूती मिलेगी। और साप्ताहिक स्तर पर तेल के वायदा मूल्य में 7% से अधिक की गिरावट। ब्रेंट 7% गिरा, यूएस डब्ल्यूटीआई 8% नीचे। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की पहली खबर पर। बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार तीसरे सप्ताह गिरावट जारी रही। साप्ताहिक स्तर पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में 152 अंक की गिरावट देखी गई और निफ्टी 110 अंक गिरा। कल निफ्टी 0.4% की बढ़त के साथ 24,854 पर रहा और सेंसेक्स 0.2% बढ़कर 81,224 पर बंद हुआ। अमेरिकी ब्याज दर में बढ़ोतरी और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण विदेशी निवेशकों द्वारा भारी बिकवाली की गई, जिसके चलते घरेलू शेयर बाजार 2 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा। अब नजर डालें निफ्टी के सेक्टर्स पर तो ऑटो इंडेक्स लगभग 5% टूटा, मेटल इंडेक्स लगभग 2% फिसला, मीडिया, एफएमसीजी और ऑयल एंड गैस इंडेक्स लगभग 1.5% गिरे। वहीं पीएसयू बैंक इंडेक्स 1% बढ़ा और रियल्टी में 0.6% की वृद्धि दर्ज की गई। इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कोलकाता से पंकज जुड़ चुका है। I think we've lost touch, Sparsh, with Pankaj. जी। We have next caller online with us, Yogesh Sharma from Delhi. A warm welcome, Yogesh. जी शुक्रिया, आप सभी को नमस्कार सर। जी नमस्कार। मेरे 2 छोटे सवाल है। एक सवाल तो मेरा थोड़ा ये टैक्सेशन को लेकर के है कि हम न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आते हैं और जो हम मुनाफा वसूली करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो है, और जिसमें 1,25,000 तक की छूट है, तो क्या वो छूट न्यू टैक्स रिजीम में भी अप्लाई होती है? और एक दूसरा सवाल ये है कि हमारा 90% निवेश सारा अब म्यूचुअल फंड के थ्रू जाने लगा है, तो इसमें हम कितना % गिरावट हो कि टॉपअप के लिए एक उसको ग्रीन सिग्नल माने? चलिए योगेश, पहले आपका पहला सवाल ले लेते हैं। आपने न्यू टैक्स रिजीम की बात करी, तो कैपिटल गेन जो है वो उसको सेक्शन 112A में कहते हैं, जो 1,25,000 की बेनिफिट है, वो दोनों ही रिजीम्स में मिलती है। न्यू में भी मिलती है और ओल्ड में भी मिलती है। तो उसको ये आप ध्यान रखें कि वो इक्विटी में मिलती है। बहुत सारे लोग उसको डेट म्यूचुअल फंड्स पर भी लेने लगते हैं, उस पर वो नहीं मिलती है। अब स्टॉक मार्केट से कोई प्रॉफिट होगा, आपको इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड होगा,
तब आपको वो मिलेगी। इस बात का आप ख्याल रखें। बाकायदा 1,25,000 आप मिलती है। आपको पता होगा ऑल्टरनेट्स 2 होते हैं, उसमें मैं नहीं जाता। दूसरा आपने पूछा कि म्यूचुअल फंड्स में ज्यादातर पैसे जाने लगे हैं तो इसको कितनी गिरावट इसमें आ सकती है। देखिए म्यूचुअल फंड्स जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है वो तो शेयर मार्केट पर आधारित है पूरी तरह से। तो जैसे जैसे आपको मार्केट ऊपर नीचे जाता दिखता है तो आपको उसकी एनएवी ऊपर नीचे जाती दिखती होगी। थोड़ा सा देर में इफेक्ट आता है पर वो 1-2 दिन के अंदर आपको दिखना शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि मार्केट अभी जिस फेज में है वहां थोड़ा सा अभी मामला ट्रिकी है, क्योंकि एफआईआईज थोड़े से राजेश और स्पर्श से मैं कहना चाहूंगा थोड़े से रुष्ट से हो गए हैं जिस प्रकार से वो पैसा निकाल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। कोई चाइना फैक्टर है, बाकी आप सिलेक्टिव स्टॉक्स को आप देख सकते हैं। पर म्यूचुअल फंड में फिर भी कुशनिंग होती है, उतनी एक्सपोज नहीं होती वॉलेटिलिटी से जितनी की शेयर मार्केट होती है। तो आप म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करें, उसमें ध्यान रखें कि उनका मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में कितना एक्सपोजर है, हाइब्रिड है या कैसा है, कौन कौन से सेक्टर्स पे फोकस कर रहा है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हालांकि मेरी भी जानकारी में है कि संडे को म्यूचुअल फंड्स पे डेडिकेटेड प्रोग्राम होता है, तो आप कल आप उसमें कॉल करके कौन सा म्यूचुअल फंड ठीक रहेगा, पर उसको टॉपअप ऐसे ब्लाइंडली टॉपअप नहीं करना चाहिए योगेश, मैं ये सलाह दूंगा। बहुत रिसर्च करिए उस पर और बहुत मेहनत करिए इससे पहले कि आप अपनी गाड़ी कमाई वहां पर लगाएं। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी मेहनत उसमें बनती है, सीधा आंख बंद करके किसी भी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करना चाहिए। तो थोड़ी सी रिसर्च करें, थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा समझें और फिर निवेश करें। ये मेरी आपको सलाह है योगेश जी। और नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं भिलाई से रवि जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज सवाल पूछें अपना। गुड इवनिंग मार्केट मंत्र और शरद कोहली जी को नमस्कार। नमस्कार रवि जी। सर मेरा भी क्वेश्चन जो है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है जी। अभी जैसे फॉल हुआ था एकदम से जो जी एकदम बड़ा ड्रॉप हुआ जी। हम जो है जो मैं सीनियर सिटीजन हूँ और म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी ही के माध्यम से मैं जो है इन्वेस्ट करता हूँ जी, और थोड़ा सा लंबे समय से कर रहा हूँ और कई बार प्रॉफिट बुक किया, ठीक है जी। मेरा क्वेश्चन ये कि ये जो डेट है हम जो फिक्स कर देते हैं एक बार जो एसआईपी की जी, और मैंने देखा है कि जितने बार भी गिरता है तो वो मेरा हो सकता है कि ये मेरा थोड़ा सा सिनिकल सोच है मेरा, लेकिन वो डेट जो है उसी के इन्वेस्टमेंट के तुरंत ही बाद भाड़ से गिरता है। अच्छा। और जब अगला इन्वेस्टमेंट का डेट होता है तब तक फिर बढ़ गया रहता है। तो कुल मिला के इंडिविजुअल जो यूनिट जो परचेज होती हैं उसमें मैं एक लूजर रहता हूँ जी। ये एक बार नहीं, ये कई बार मैंने ये चीज देखा। अच्छा। तो मुझे कहीं इसमें भी खेल होता होगा क्या करके थोड़ा सा मेरे दिमाग में आ रही, तो इसके बारे में मैं जानना चाह रहा था। नहीं रवि जी, कोई खेल नहीं होता है ये मैं इसको इत्तेफाक कहूंगा और ये कहूंगा कि ये कोइंसिडेंस है कि आपके साथ, इट्स अ बैड कोइंसिडेंस कि आप जब करते हैं उसके बाद गिर जाता है। पर इसीलिए हम लोग रवि जी आपके प्रॉब्लम का सीधा सोल्यूशन है मेरे पास और मैं उसको बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। पहले एक आपको जिंक्स सा लग रहा है कि होता है तो ऐसा गिर जाता है। लंबी अवधि के लिए रवि जी जब आप रहेंगे, यही एसआईपी का ब्यूटी है और यही म्यूचुअल फंड्स की खूबसूरती है कि अगर हम लंबी अवधि की, मैं 3 साल 5 साल की बात करता हूं, आप शायद पिछले चंद वाकया देख रहे होंगे पीछे आपने जब किया है, जब तो उस टाइम गिरी है मार्केट। पर अगर हम पिछले 12 महीने की मैं मार्केट लूं तो उस समय हम लोग निफ्टी को ज्यादा ट्रैक करते हैं कि उसमें 50 स्टॉक्स होते हैं, सेंसेक्स को थोड़ा सा मैं कम ट्रैक करता हूं, 30 स्टॉक होते हैं। तो एक साल में 19,000 निफ्टी थी। मेरे पास बकायदा डेट्स भी हैं जो मैं यहां पर टाइम नहीं शो का वेस्ट करना चाहूंगा। एक साल में 19,000 से लेके 26,300 तक हमने रवि जी देखा, तो करीब 7,300 पॉइंट निफ्टी बढ़ी। तो ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड ज्यादातर सारे कुछ शेयर, मैं ये नहीं कहता कि 100 में से 100 बढ़ गए होंगे, 1-2 ऐसे होंगे। तो आप जब रवि जी लंबी अवधि तक रहेंगे, मैं आपको आसान तरीका बताऊं, आप इसको बार बार देखें ही ना। होता क्या, हम जब हमारी एसआईपी की किस्त जाती है हम फटाफट एनएवी देखते हैं भाई क्या हुआ। तो आप लॉन्ग टर्म नजरिया रखें, एसआईपी आंख बंद करके करते जाइए और उसको आप रखे रहिए। 3 साल 5 साल बाद आप उसको देखिए। बार बार देखने से एक इंटरेस्टिंग बात मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग होती है
आपको हैरानी होगी सुनकर, 60-70% आपके मन में होती है, आपके माइंड से होती है। तो अगर हम उसको माइंड में रख के चलेंगे, बार बार देखेंगे, तो क्या होगा, आप डिस्करेज होंगे कि ये तो जब मैं लगा रहा हूं ये गिर रहा है। पर ऐसे भी तो मौके आए होंगे रवि जी जब वो चढ़ा भी होगा, जब आप लंबी अवधि तक रखें तो एवरेज आउट हो जाता है। एसआईपी में ये ब्यूटी है कि एवरेज आउट हो सकता है, तो आप उसमें रहे और लॉन्ग टर्म के लिए रहे, मुझे उम्मीद है फायदा रहेगा। बाकी वॉचफुल रहना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी इस समय बड़ी ट्रिकी सी मुकाम पर खड़ी हुई है। एक तरफ जियोपॉलिटिकल मैटर्स हैं, दूसरी तरफ एफआईआई बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है, तीसरी तरफ कुछ चाइना फैक्टर भी है, और थोड़ी सी इंडियन मार्केट्स ओवर वैल्यूड भी थी पीई मल्टीपल्स पर। अभी भी बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं, अच्छे फंड्स हैं रवि जी, म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छे हैं जो कि उन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, और गिरती मार्केट में भी अच्छे रिटर्न्स देते हैं। तो आप बहुत चूजी हो जाइए और बार बार इसको मत देखिए, वरना देखेंगे तो आपका मन खराब होगा। कॉल हमें आप जितनी बार मर्जी करिए, पर मन खराब मत करिए। From Delhi we are joined in by Sushil Kumar. A warm welcome, Sushil. हेलो। या सुशील, नमस्कार जी। जी सवाल पूछे। सर मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं जी। एक तो ये है कि जो दृष्टि बाधित लोग हैं, जब भी ये बैंकों में जाते हैं या शेयर मार्केट में जाते हैं, इनको रिस्पॉन्ड नहीं दिया जाता वर्कर्स की तरफ से या वहाँ के सहकर्मियों की तरफ से, और इनको टरकाया जाता है, इनको मतलब कोई भी अच्छी स्कीम बताई नहीं जाती, जबकि हम लोग भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयड भी होते हैं, अच्छी पोस्टों पर भी होते हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि ऐसे लोगों के लिए स्वर्ण में पैसा लगाना इस वक्त कहाँ तक उचित है और कहाँ तक अनुचित है? सुशील जी, आपके दोनों प्रश्न समझ में आ गए। पहली बात तो हमें बहुत खेद है कि दृष्टि बाधित होने की बावजूद, आप स्पेशली एबल्ड है, उसके बावजूद जो है ऐसा बर्ताव किया जाता है। और हम इस शो के माध्यम से उन सभी सरकारी विभागों के, उन बैंकों से ये प्रार्थना करना चाहेंगे, करबद्ध प्रार्थना में अपने दोनों जो एंकर्स हैं उनकी इजाजत लेके, कि वो कृपया अगर कोई ऐसा आता है तो उस पर विशेष ध्यान दें और उनको बाकायदा स्कीम्स बताएं। और आप किसी की मदद लेके आरबीआई ओम्बड्समैन एक साइट बनी हुई है, वहां पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं इसकी। दूसरा आपने बताया स्वर्ण में पैसा, तो स्वर्ण में पैसा लगाना तो सुशील जी उसका तो दृष्टि बाधित होने से कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि आप स्वर्ण में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो कि अब तो काफी दिन से नहीं आए, पर उसकी जगह आप हार्ड फॉर्म में गोल्ड ईटीएफ्स भी हैं, तो आप किसी की मदद लेके आप ईटीएफ्स में लगाएं। गोल्ड, मुझे लगता है कि लंबे समय के लिए गोल्ड एक अच्छा निवेश बनता है। कल गोल्ड ने एक रिकॉर्ड स्तर छुआ, हम लोग आउंस मेजर करते हैं, $2730 प्रति आउंस तक वो टच कर गया, और भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो करीब 80,000 के आसपास ये जाता मुझे दिखाई दे रहा है बिल्कुल हाल में ही। तो गोल्ड में मुझे अच्छा नजर आता है। तो इसका तो आपके स्पेशली एबल्ड होने से सुशील जी कोई ताल्लुक नहीं है, आप बाकायदा करें, बड़े शौक से करें, और हमें बताएं आपका इन्वेस्टमेंट कैसा चल रहा है समय समय पर फोन करके। और हमें आपने जो पहला सवाल किया, हमें बहुत खेद है, और हम आकाशवाणी की तरफ से प्रार्थना करेंगे उन सब से कि वो आपका खास ध्यान रखें। जी। और अब रुख करते हैं कोलकाता का। कोलकाता से हमारे साथ राम प्रसाद अग्रवाल जुड़े हुए हैं। राम जी, स्वागत है आपका, प्लीज सवाल पूछिए अपना। नमस्कार कोहली जी। नमस्कार राम प्रसाद। मेरा एक तो डीमैट अकाउंट है, उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है फ्रॉम जनवरी 2018 जी। तो क्या उसमें वो अनक्लेम्ड शेयर्स में जाने का कोई रिस्क है क्या? जी, उसको अग्रवाल साहब आपको अनक्लेम्ड में तो अभी नहीं जाएगा, पर आपको उसका केवाईसी करा लेना चाहिए। उस अकाउंट को आप एक्टिव रखिए, क्योंकि होगा क्या कि कभी आपको जैसे एकदम से ट्रेडिंग करनी पड़ी तो वो हो ही नहीं पाएगी। आपको कोई ऐसा मौका मिला जब आप ट्रेड करना चाहते हैं, पता लगा आपका अकाउंट तो डीएक्टिवेट हो चुका है, तो आप अपने ब्रोकर से संपर्क करें और उसका केवाईसी करा लें। और मैं एक और सलाह भी दूंगा, आप उसमें एक छोटा सा सेल परचेज, चाहे सिंबॉलिक तौर पर सांकेतिक तौर पर आप कर लें, जिससे कि वो अकाउंट एक्टिव रहे, और कभी जब आपको सच में उसकी जरूरत पड़े हाल में तो आप उसको इस्तेमाल कर सके। मुझे उम्मीद है कि वो डीएक्टिवेट हो चुका होगा। आप ब्रोकर से संपर्क करें, और अभी आप पूछें ब्रोकर से इसका स्टेटस क्या है, तो मुझे लग रहा है कि वो बताएगा आपको कि ये अभी चालू नहीं है, आप केवाईसी कराइए, उसको आप एक्टिव बिल्कुल करा के रखिए। जी। Moving on, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says that the joint efforts of India and Mexico can strengthen resilience through diversification, especially for critical components like semiconductors, printed circuit boards and other high-tech electronics. The finance minister stated this while participating in the India-Mexico Trade and Investment Summit on enhancing trade and investment collaboration in Mexico City. The minister
of Economic Development for Mexico City, Manuela Zabolza Aldama, also attended the summit. The finance minister also underlined India's emergence as a global leader in the digital economy with an adoption rate of 87% in the fintech sector with initiatives like UPI. She added that the India-Mexico partnership can provide a fertile ground for cross-border collaboration and innovation in fintech and digital payments. जी, और भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं शंकर जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज सवाल पूछिए अपना। नमस्ते मार्केट मंत्र टीम, नमस्ते मिस्टर पॉली। नमस्कार। मेरा सवाल है, निफ्टी इंडेक्स पिछले 20 सालों में 2000 से 2022 तक करीब 17.5% CAGR दिया है जी। बैंक निफ्टी जी। और अपना निफ्टी है उसने सिर्फ 11.5% दिया है। इसका मतलब क्या है कि बैंक निफ्टी विल परफॉर्म बेटर एंड बेटर इन फ्यूचर ऑल्सो कंपेयर टू निफ्टी एज द इकोनॉमिक एक्टिविटी इज ग्रोइंग एंड बैंक्स आर हाईली इन्वॉल्व। और दूसरा सवाल है, व्हाट इज योर व्यू ऑन consumption sector, specifically cables and sewer lines, because we don't have sewer lines etc. in India, even in the Okhla cities like near Delhi, forget about smaller towns. So what is your opinion about consumption sector? इसमें हम क्या which will be better, consumption sector or banking or this? Going to your first question, I think Bank Nifty performing better in the last few years. You're right. The compounded annual growth rate for Bank Nifty has been better than Nifty. But I think it is just a phase because in the last few years, what we saw, the reforms done in the banking sector with regard to NPAs and, restructuring and cleansing of the balance sheet, especially of the public sector banks, and the way the competitive advantage with the private banks and small finance banks have come. So that has led to a significant improvement. You're right. I mean, as the economy grows, financial sector becomes indispensable and the growth becomes indispensable. You're absolutely right. But, because Bank Nifty takes care of banking shares and some financial companies. So Nifty is across the board. Nifty includes 50 stocks. So I cannot definitely say that in the years to come, Bank Nifty will continue to beat Nifty. We cannot definitely conclude on that. It may be a phase where we've seen that. So we cannot definitely conclude absolutely that, this is going to be the trend going forward. Also, maybe Nifty is able to overtake Bank Nifty. There are phases in between where Nifty does better and Bank Nifty gets lagged behind. But yes, banking sector, financial sector in India is definitely growing faster. There's no doubt. Your second question is about cables and sewer lines. I think you have partly answered your question yourself. Yes, with the kind of infrastructure development, Shankar, which is happening in India at this moment, I think the demand for cables and the demand for sewage lines is going to be, absolutely on the top. Because when you develop a village, when you develop a smart city, when you develop a rural area into an urban area and so on and so forth, you do need sewage lines. So any company which is into manufacturing and supplying of sewage lines and cables is definitely going to do well. And because we don't name companies here, but I can recollect some companies which are into cables and making of the sewage lines which have really done well in the last few years. Yes, the future of those companies, Shankar, is indeed very bright. You can pick and choose. Be very careful about choosing the company when you invest in such. From Delhi, we are joined in by Sukhdev. A warm welcome, Sukhdev. Thank you, sir. Ji. Good evening to Market Mantra and Sharad ji. Good evening, Sukhdev ji. Sir, I want to know what will be the direct tax code, and if it is implemented, how it will affect the individual taxpayer. Thank you, sir. Sukhdev ji, direct tax code was a name I had remember answering this question a couple of episodes earlier also. Ji. Direct tax code was a name given a few years ago to an alternative mechanism for direct taxes being developed by a committee. So I think the name is being picked up by social media and the same name is being used. What the finance minister has referred to is that we are working on the direct taxes to make sure that they become simpler, they become more streamlined, they become easy to understand. So I think the impact on the taxpayers would be that it will become easier to understand, because right now, and of course, it is a bit obsolete also. We are referring to Income Tax Act 1961. Our Income Tax Act has become a senior citizen now. It is 63 years old now. So a lot of obsolete provisions there. So I think they will be removed. The language when you read, for a common man to read Income Tax Act is very difficult, which is why you have to run to professionals, for help. So I think it will be made easier, simpler, easy to read, simple to comply.
so that more and more people can join the tax family and become more taxpayers. So that will be the objective. So the common taxpayer, to answer your question in a nutshell, yes, I think it'll be very beneficial for the taxpayers going forward. Sukhdev ji is all I can say. और अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि विकसित देशों की तुलना में बड़ा और तेज वृद्धि दर वाला होने के कारण विश्व अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स देशों का योगदान बहुत अधिक होगा। कल मॉस्को में ब्रिक्स व्यापार मंच में उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के देश वास्तविक अर्थों में वैश्विक आर्थिक वृद्धि के वाहक हैं। श्री पुतिन ने कहा कि आने वाले समय में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में मुख्य योगदान ब्रिक्स देशों का ही होगा। Also, all three major Wall Street benchmarks comfortably secured a sixth straight weekly gain, their longest weekly winning streak since late 2023. For the week, the S&P 500 gained 0.9%, the Nasdaq Composite advanced 0.8%, and the Dow Jones Industrial Average climbed 1%. जी, और मुंबई से हमारे साथ रत्नाकर जुड़ चुके हैं। रत्नाकर जी, स्वागत है आपका शो में। प्लीज सवाल पूछिए अपना। हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरे दो सवाल है। पहला सवाल है कि जो अभी स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स आ रहे हैं, नहीं तो बोनस शेयर का ऐलान हो रहा है, तो उसमें बोनस के पहले और स्प्लिटिंग के पहले शेयर्स लेना उचित रहेगा क्या, कि आफ्टर बोनस डिक्लेरेशन और स्प्लिटिंग के बाद लेना है? वो एक सवाल है। और दूसरा सवाल है कि जब भी ट्रेडिंग करते समय कुछ स्क्रिप्ट के बारे में ऐसा आता है कि दिस स्क्रिप्ट इज नॉट फॉर ट्रेडिंग, नहीं तो उसके लिए मना कर देते हैं इंट्रा ट्रेडिंग के लिए, तो उसका मतलब क्या है और वो किस लिए होता है? थैंक यू। रत्नाकर जी, पहला आपका सवाल था कि स्प्लिट और बोनस में उसको हम एक्स बोनस और कम बोनस बोलते हैं, एक्स स्प्लिट और कम स्प्लिट बोलते हैं। तो वो देखिए, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो आप अगर स्प्लिट से पहले लेते हैं तो भी फायदा है और स्प्लिट के बाद लेते हैं तो भी फायदा है। पर अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं तो कुछ लोग उसमें आर्बिट्राज बोलते हैं उसको, वो कम बोनस या कम स्प्लिट का फायदा उठाना चाहते हैं। पर इवेंचुअली क्या होता है, प्राइस वहीं जाके सेटल हो जाती है। पर लॉन्ग टर्म में अगर मैं बोनस का, मैं कल एक कंपनी का रिकॉर्ड देख रहा था और उसमें बोनस को मैंने पिछले 20 साल का रिकॉर्ड देखा, बोनस करते करते बहुत बड़ा हो गया। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो आप बोनस शेयर्स का फायदा उठाइए, आप रखिए, आपके शेयर धीरे धीरे करके बढ़ते जाएंगे। मैंने लोगों को करोड़ों अरबोपति भी बनते देखा है बोनस शेयर्स। और यही हाल स्प्लिट का होता है अगर स्प्लिट करते हैं, क्योंकि इवेंचुअली शेयर अपनी, थोड़ा सा फर्क है स्प्लिट में, क्या होता है कि आप शेयर की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो उतना नीचे आ जाती है, पर बोनस में वो अपने फंडामेंटल्स के आसपास पहुंच जाता है। स्प्लिट में भी ऐसे ही होता है। तो ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, हर कंपनी के लिए अलग अलग रिएक्शन होता है। आप बाद में ले पहले ले, इतना फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आपको पहले मौका मिल रहा है, उसके बाद मार्केट, अगर आपकी किस्मत अच्छी है, मार्केट ऊपर चली जाती है, तो आपको वाकई में डबल हो जाता है। दूसरे का आपने नॉट फॉर ट्रेडिंग, तो वो तो आपने खुद ही अपनी बात का जवाब दे दिया कि किसी शेयर में वॉलेटिलिटी को चेक करने के लिए या उसमें बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हो रही होती है, तो उसके लिए नॉट फॉर ट्रेडिंग उसको कर देते हैं। मतलब नॉट फॉर ट्रेडिंग आप उसको इंट्राडे नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं कि आपने सेम डे खरीदा, उसको सेम डे बेच दिया, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। इनफैक्ट बहुत सारे शेयर्स तो ऐसे होते हैं जिसपे डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन ही लग जाती है, उसको F&O से बाहर कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। तो ये स्टॉक एक्सचेंज को ये अधिकार होता है कि वो इसको कभी भी कर सकता है। शेयर की वॉलेटिलिटी वहां पर जब ज्यादा, अगर मैं थोड़ा हल्का फुल्का शब्द यूज करूं, तो सट्टेबाजी जब उनको ज्यादा दिखती है तो ऐसा कदम वो उठा लेते हैं। We have got two callers online with us from Delhi, R.S. Dhaya and Prem Pujari. First we go to R.S. Dhaya. A warm welcome. Please ask your question. Sir, नमस्कार। नमस्कार। कोहली जी को भी नमस्कार। नमस्कार भैया साहब। सवाल पूछे। Sir, my question is that generally financial analysts were having opinion that all mutual fund AMCs have got lot of money coming through SIPs and any sale by FIIs will not let the market fall. Yeah. The market has fallen drastically, and is it the bottoming out of the market or is there a further fall we are going to see? Mr. Dhaya, Mr. Dhaya, that's a very good question. A lot of people want to know. Well, I would flip your question and put it in this way, that if the DIIs or the AMCs were not buying, the way FPIs have sold,
in the last few days sessions, I would say the market probably would have been down by another 10-15%. Right. It is because of DIIs that we have, from a peak of 26,300, I'm talking of Nifty, we are still hovering around 25,000. तो हम 1300-1500 पॉइंट नीचे आए, पर अगर ये DIIs इस रफ्तार से ना खरीद रहे होते तो थोड़ा बहुत तो करेक्शन भैया साहब, I mean that is natural when they sell in that volume, but the DIIs have been almost competing, and when they sell, there is a corresponding buying coming. So I don't think you need to worry. Yes, you are right. A major correction can only come. His question is basically related to a major correction will only come when there is something very drastic which happens. तो अच्छी बात ये हुई है कि इतना ज्यादा पैसा म्यूचुअल फंड में आने से there is so much money, disposable funds which they have for bringing into the market, that market finds very hard to fall very sharply. So every time there is a dip, there is a DII which comes to your rescue. दूसरा सवाल तो because समय कम था, तो I hope I've answered your question, Mr. Dhaya. Let me know if you have any further doubt next time. और दिल्ली से ही हमारे साथ प्रेम पुजारी जुड़ चुके हैं. प्रेम जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में. प्लीज सवाल पूछे अपना. कोहली जी नमस्कार. नमस्कार प्रेम पुजारी जी. सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि सीनियर सिटीजन से फादर उनके कुछ एफडी से मैच्योर हो जाएंगी, तो ये एफडी की कितने लाख की एफडी हो जिसमें टीडीएस ना कटे. और दूसरा सवाल ये है कि निजी बैंक में हम कल गए थे, तो वहाँ ये कह रहे हैं कि आप 2 लाख के हर साल दीजिए, 83,000 आपको रिटर्न में देंगे. इसमें आपका ये इंश्योरेंस भी रहेगा. ये सिर्फ यंग लोगों के लिए ही स्कीम है, सीनियर सिटीजन के लिए कोई स्कीम नहीं है. तो इसके हमें 12 साल तक हमें 2 लाख बनेंगे, तो 24-25वें साल में ये हमारे को टोटल सारा रिटर्न हमारा 24 लाख जमा हो जाएगा, तो वो हमें टोटल 48 लाख के करीब 25 साल बाद रिटर्न करेंगे. ये स्कीम हमें समझ नहीं आई, ना हम इस चीज में पढ़ना चाहते हैं, कंफ्यूजन है इस बारे में. प्रेम पुजारी जी, आपका बहुत मुझे सवाल थोड़ा बीच में आवाज कम आ रही थी, पूरा तो नहीं समझ पाया, पर ये जरूर समझ पाया कि आपको बैंक और एफडी से रिलेटेड है सीनियर सिटीजन्स की. तो मुझे लगता है सीनियर सिटीजन्स के लिए तो अलग से रेट भी अलग कर रखे हैं अब सारे बैंक ने, और स्कीम्स भी अलग अलग है. ये ठीक है कि जो यंग लोगों को वो ऑफर करते हैं स्कीम, वो शायद सीनियर सिटीजन्स के लिए उतना अप्लाई ना करती हो, क्योंकि उनके पास लंबा समय होता है. सीनियर सिटीजन बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं करते हैं. पर कौन सी स्कीम है, मैं पूरी तरह से क्षमा चाहूंगा, मैं पूरी तरह से प्रेम पुजारी जी आपका स्कीम अगर आपको यूलिप और उस तरीके का कुछ बता रहे हैं बैंक के पास बैंक तो यूलिप नहीं ऑफर करता. यूलिप तो नॉर्मली कोई एएमसी वगैरह ऑफर करती है. तो हम पूरी इनकी स्कीम समझ के, प्रेम पुजारी जी मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अगली बार स्कीम को थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता और स्पष्ट शब्दों में बताएं तो हम उसको ले पाएंगे जी. और कोलकाता से हमारे साथ एनपी कोठारी जुड़ चुके हैं. कोठारी जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में. प्लीज सवाल पूछिए. हाँ नमस्कार मार्केट मंत्र. कोहली जी को भी नमस्कार. नमस्कार कोठारी साहब. सर ये मैं एक सवाल मेरा ये कई दिनों से पूछना चाह रहा था कि जो इंटरेस्ट रिजीम इंडिया में चल रही थी, कोई टाइम 12% के लगभग इंटरेस्ट भी होता था, हाँ, लेकिन आजकल ये मैक्सिमम 8% हो गया, उससे ऊपर का कहीं इंटरेस्ट नहीं है जी. लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है अभी भी जो लेट पेमेंट का 12% चार्ज करता है. तो ये जो अन्याय हो रहा है इसमें कोई बोल भी नहीं रहा है. वो लोग भी चुपचाप बैठे इंटरेस्ट लिए जा रहे हैं और देते हैं वो 6% रिफंड पर. कोठारी साहब आपको बताना चाहूंगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी एक समय में 36%, 24% भी हुआ करता था. उन्होंने भी कम किया. और हम ये ना भूले, मैं कोई आयकर विभाग की तरफदारी नहीं कर रहा, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि वो एक तरह से पेनल इंटरेस्ट है. तो पेनल्टी लगाई जाती है आपके किसी डिफॉल्ट को डिस्करेज करने के लिए कि लोग ऐसा ना करें. तो मैं तो ये कहूंगा कोठारी साहब के लेट पेमेंट की नौबत ही नहीं आनी चाहिए, तो आप 12% क्यों दे. और जहां तक आरबीआई और बैंकों के इंटरेस्ट रेट की बात है, उसको आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी उसको गवर्न करती है. वो इन्फ्लेशन और बहुत सारे और चीजों पर आधारित होता है. तो मैं आपको सलाह दूंगा दोनों चीजों को आप रिलेट करके ना देखें, वो पेनल इंटरेस्ट की तरह ही उसको देखें. Moving on, the oil futures fell on Friday, declining more than 7% on the week after data showed China's economic growth slowed and investors digested a mixed Middle East outlook. Brent crude futures fell 1.8% to $73.06 per barrel. U.S. West Texas Intermediate crude was down by more than 2% and settled at $69.22 a barrel. And also the coal ministry has received an overwhelming response for the coal mines offered under the 10th round of commercial coal mine auctions, with a total of 44 bids submitted in physical form.
जी, और श्रोताओं, अब वक्त है आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देने का। शरद जी, आपका मार्केट मंत्र में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शरद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, इट्स एब्सोल्युटली अ प्लेजर। Before we close the headlines once again, during the week, Sensex drops 152 points, Nifty sheds 110 points. Finance Minister says efforts of India and Mexico can strengthen bilateral economic cooperation through diversification. And oil futures fall more than 7% in the week. Brent slipped 7%, US WTI down by 8%. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.